नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सिंह। एक विशेष प्रस्तुति में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आपातकाल 1975 की, जिसमें आज 50 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। और आपातकाल की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में आती हैं। और जो एक पीढ़ी थी जिसने आपातकाल को देखा, उसके प्रत्यक्षदर्शी रहे, और एक आज की पीढ़ी है जिसको आपातकाल को समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसी बात को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे दो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ श्री भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रहे और उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। और हमारे साथ प्रेम जी बुढ़ाकोटी जी भी हैं। आप समाज सेवी हैं और वरिष्ठ कार्यकर्ता आरएसएस से एक बहुत लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं, और साथ ही आपातकाल के प्रत्यक्षदर्शी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। शुरुआत भगत दास से करते हैं सर, क्योंकि हम जब आपातकाल की बात करते हैं और आप लोगों ने उन तमाम चीज़ों को देखा, आप प्रत्यक्षदर्शी हैं दोनों लोग जो हमारे साथ मौजूद हैं, और हम जब उसको समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है बहुत बेहतर हम उसे समझ सकते हैं। उस दौर को जब याद करते हैं तो क्या कुछ चीज़ें सामने निकल कर आती हैं उस दौर की? देखिए, अब ये जग प्रसिद्ध हो गया है कि 1975 में जो आपातकाल तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने लगाया, वो भारत के इतिहास में एक काला पन्ना था। और इंदिरा जी के विरोध में, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों के विरोध में 1972, 73 और विशेष करके 74 के बाद बहुत एक आक्रोश फैला। अपने गुजरात में नवनिर्माण समिति युवकों के द्वारा वहाँ के मुख्यमंत्री के विरोध में बहुत बड़ा आंदोलन किया। बाद में बिहार में भी ऐसा बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। और जब इंदिरा जी का हाईकोर्ट ने केस, उनका इलेक्शन रद्द कर दिया, तो मामला और उनकी कुर्सी असुरक्षित हो गई। और उस असुरक्षित कुर्सी को सुरक्षा देने के लिए, रखने के लिए इंदिरा जी अपने सलाहकारों के गलत सलाह से उन्होंने देश के अंदर पूरा आपातकाल, और वो भी 25 तारीख की आधी रात में लगा दिया। और देश के बड़े बड़े नेता, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, अपना समाजवादी पार्टी के दंडवते आदि कितने लोग थे, यहाँ तक कि जयप्रकाश जी जो स्वयं उस समय इलाज करा रहे थे बम्बई में, तो उनको भी बंद करा दिया। तो एक प्रकार से ये जो घटनाक्रम था, ये कुर्सी बचाओ था। और कहा गया उनकी ओर से कि नहीं, हम देश में अनुशासन लाएंगे, फला लाएंगे, फला लाएंगे। तो एक निजी स्वार्थ के लिए कोर्ट का अपमान करते हुए और अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये आपातकाल लगाया गया। जी, श्री प्रेम जी से मैं जानना चाहूँगा सर, क्योंकि जब उस दौर की हम बात करते हैं, जैसे कि कोश्यारी जी ने भी बताया, क्या उस समय देखा गया जब अचानक से इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया, रेडियो पर एक बात कही जाती है, किस तरीके का वो वहाँ पर सब लोगों के भीतर एक आक्रोश भी था, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं थी? आपातकाल जब थोपा गया तो ये समझना कठिन था कि आखिर आपातकाल इंदिरा जी ने लगाया क्यों। उसका कोई कारण नहीं था, वो केवल उनके मन की कोई प्रश्न हो सकता है, लेकिन अकारण था। और उसका प्रारंभ में जिस तरह से धरपकड़ हुई, सामाजिक संस्थाओं को प्रतिबंधित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक प्रकार से उनका मुख्य टारगेट था, और देश भर में गिरफ्तारियां हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित जो और संगठन थे, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय मजदूर संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसमें भी उनके कार्यालयों के ऊपर छापेमारी करना और कार्यकर्ताओं को पकड़ना तो पूरे देश में एक साथ हुआ। और वो एक काला अध्याय था। तो इसमें युवा बड़ी संख्या में थे, माने जो संघ के प्रचारक हैं, सामाजिक कामों में लगे हुए लोग हैं, साहित्यकार भी हैं, जो यदा कदा सरकार के कुछ
नीतियों का विरोध करते थे और उनको समझाते थे। तो ऐसे भी बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग थे जिनके और धरपकड़ हुई। जी। सर, जब ये ऐलान हुआ था आपातकाल, आप उस वक्त कहाँ थे? उसमें क्या अनुभव था, क्या प्रतिक्रिया? सर, क्योंकि सक्रिय भूमिका आपकी रही है इसमें। देखिए, चूँकि ये आपातकाल जब लगा है, जैसा मैंने कहा कि पहले ही विरोध में बहुत नवयुवक आगे आ रहे थे, पहली चीज़। दूसरा, आपको बताया कि हैदराबाद हाई कोर्ट में वो हार गए, उनका इलेक्शन वॉइड हो गया। तो इसके कारण से बिहार से बहुत बड़ा आंदोलन, तख्त खाली, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये पूरे देश में एक ऐसा जोर पकड़ा इसने। तो इंदिरा जी को लगा कि अब मेरी कुर्सी जा रही है, तो उन्होंने एक प्रकार से पहले भी कहा कि एक अपनी कुर्सी बचाने के लिए ही उन्होंने आपातकाल लागू किया। और उस आपातकाल में सबसे जो अधिक या निंदनीय कार्य था वो ये कि उन्होंने बिना किसी नोटिस के, बिना किसी प्रायर उसके और निर्दोष लोगों को, आप कल्पना कर सकते हैं, जब उन्होंने मुझे और मेरे एक अन्य साथी को पिथौरागढ़ में बंद किया तो उन्होंने आरोप क्या लगाया, वहाँ से लिखाया आता था दिल्ली से, तो आरोप ये लगाया उसमें कि भगत सिंह कोश्यारी और ये चंद्रमोहन बेसोड़ा ये धारचूला में रेल की पटरी उखाड़ रहे थे। तो ये उस समय एक प्रकार से ऐसी काल्पनिक और ये, और क्योंकि नौकरशाही तो नौकरशाही है, उसको तो जैसा ऊपर से होता उसने अपनी नौकरी करनी है। तो ऐसे इस कारण से ये भय, अपनी कुर्सी के भय से ही ये लगाया गया और अत्याचारों की कोई सीमा नहीं थी। जैसे मैंने कहा था कि धारचूला में रेल है क्या, लेकिन वहाँ से लिखा आया, उन्होंने उसमें दस्तखत कर दिया और जेल डाल दिया। और जेल डालने के बाद की आपको घटना बताता हूँ मैं। जब हमको पकड़ा गया तो पकड़ने के बाद रिमांड लेना पड़ता है, रिमांड जुडिशल मजिस्ट्रेट से लेना पड़ता है। तब मैं पिथौरागढ़ में था और जो पिथौरागढ़ का चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट था वो उस दिन वहाँ लोहाघाट में उनका कैंप था, तो वो मुझे लेकर के लोहाघाट गए। जब चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने हम दोनों को पेश किया गया तो उन्होंने पुलिस से कहा, देखो मैं तो इस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, ये ऐसा काम कर ही नहीं सकता, मैं इसको रिमांड नहीं दूंगा। तो आप कल्पना करिए कि उस जज की हिम्मत, छोटा सा जज है, ठीक है, और हमको फिर वापस पिथौरागढ़ ला के फिर वहाँ से डीडीहार ले जाया गया। तो वही बेल और उसकी जेल करने की टिकट जो ताकत जो है वो एक एसडीएम को थी। तो वो एसडीएम तो उनका शासन का नौकर है सीधे ही, तो उसने सीधे ही हम लोगों को रिमांड दे दी और फिर अल्मोड़ा जेल भेज दिया। हाँ। तो ये आंदोलन दबाने को तो किया गया था कि विशेष करके आरएसएस को, जैसा अभी प्रेम जी ने कहा, क्योंकि आरएसएस का ही संगठन बहुत बड़ा था। लेकिन चूँकि जेपी के नीचे, जेपी के संरक्षण में सारे दल, इवन कम्युनिस्ट, एक इंडियन जो कम्युनिस्ट, एक कम्युनिस्ट एक उनको छोड़ करके एक को मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट और समाजवादी आदि, इन सबको, पर इनकी संख्या बहुत कम थी। लेकिन अधिकांश संख्या, मतलब मोर देन 80%, ये आरएसएस और बीजेपी के, चाहे उनके अलग अलग विंग से, उनके लोगों को बंद कर दिया गया। तो उनको ये लगा कि हम इनको जेल में डालते रहेंगे, डरेंगे, माफ़ी मांगेंगे, फिर करेंगे। लेकिन आंदोलन आगे चलता रहा और एक दिन आया कि इमरजेंसी हटनी पड़ी। जी। और उसके बाद जो परिणाम भी आए उनमें भी पूरा बदलाव। तो स्वाभाविक है कि भाई लोगों का मत जो है एक तरफा, जो इंदिरा जी को एक जो 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद जो उनको प्रशंसा मिली थी, प्रसिद्धि मिली थी, ठीक है, वो प्रशंसा और वो प्रसिद्धि ही उनको खा गई, क्योंकि उनको लगा कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया और अच्छा भी काम किया। बांग्लादेश अलग हो गया, हमारे सेना ने बड़ा पराक्रम किया था, पर उस अहंकार में वो अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए और ये सारे कार्यक्रम करते हुए, और उसके अंततोगत्वा हमारे लाखों स्वयंसेवक जेल में गए, अन्य पार्टी के लोग भी जेल में गए। और हमको तो बहुत सुविधा ये रही कि जेल में जाने से ये सारे सोशलिस्ट, ये सब हमारे मित्र बन गए। अच्छा, बड़ाकोटी जी, आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ये तो हमने बात की कि उस दौर की, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला पूरे देश भर में।
उस बदलाव के बाद जहां सर ने भी कहा कि आरएसएस को दबाने की ही कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद जो बदलाव था वो तो फिर दूसरा ही सामने निकल कर आ गया। मैं इसमें एक बात और जोड़ दूं कि जो लोग उस समय पकड़े गए, तो धरपकड़ हुई बात तो ठीक है, लेकिन जो अमानुषिक अत्याचार हुए उसकी अलग से कहानी है। उस पर पुस्तक छपी है, आपातकाल को चुनौती करके। जब आपातकाल हट गया तो स्थान स्थान पर ऐसे कई सारी घटनाएं हैं, उत्तराखंड की भी हैं, संयुक्त उत्तर प्रदेश की भी हैं। तो पुलिस के द्वारा मुझे ऐसा लगता है कि आपातकाल लगाने से पहले भी इंदिरा गांधी जी के दिमाग में कोई प्लानिंग ऐसा रहा होगा और उनको लगता होगा कि इस सारी समस्याओं की जड़ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो उस समय के जो अत्याचार हैं वो संघ के कार्यकर्ताओं में, संघ का प्रचारक था उस समय, तो मैं स्वयं 2 दिन तक, और एक पानी का तालाब है, दोनों पैरों के ऊपर चेन बांधकर और वहाँ खड़े रखा, यातना थी। ऐसे अनेकों प्रकार की घटनाएं उत्तराखंड में भी हुई और उत्तर प्रदेश में भी। नाखून नोचे गए, कुर्सी के नीचे हाथ रखकर उसके ऊपर पुलिस का व्यक्ति बैठा है और एक ही बात पूछते कि कौन आंदोलन को चलाता है। जो भूमिगत आंदोलन जिसको कहते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता कभी भी भूमिगत आंदोलन के तज्ञ नहीं थे, लेकिन संगठन इतना बड़ा था, आपस में संवाद इतने अधिक थे। उस समय तो दूरदर्शन नहीं था, उस समय तो फ़ोन नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी भूमिगत आंदोलन चला। हमारी बातचीत लगातार जारी रहेगी। आपातकाल से जुड़ा हुआ एक छोटी सी रिपोर्ट पहले अपने दर्शकों को दिखाते हैं, उसके बाद फिर से लौटेंगे अपने मेहमानों के पास। 25 जून 1975 भारत के इतिहास का एक ऐसा दिन जिसने लोकतंत्र को हिलाकर रख दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की। दरअसल 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार मुश्किलों में थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके रायबरेली चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था। विपक्षी नेता जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे थे। इन सब के बीच इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश कर दी। आपातकाल से देश में बहुत कुछ बदल गया। नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लागू हुई और हजारों विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इतना ही नहीं, जॉर्ज फर्नांडिस, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े नेता गिरफ्तार हुए। ऐसे ही पीड़ितों में बागेश्वर के सामाजिक कार्यकर्ता आचार्य बसंत बल्लभ पांडे भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि आपातकाल के दौरान 27 दिन तक उन्हें बिना किसी कारण बताए जेल में बंद कर रखा गया था। मैं वहाँ संघ कार्यालय में रहता था, तो हमारे पास जो है आदमी आने लग गए एकदम से सारे। तो उन्होंने पूछा मेरे से क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या है, कौन है, आप क्या है, आप क्या करते हैं, यह है सो है करके। मैंने बताया उनको ऐसा ऐसा है करके। तो मैंने कहा मैं तो यहाँ सर्विस करता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप ये हैं सो है। एकदम से उसमें नए नए एसडीएम आए थे, चंद्रराम जी, और क्या कहते हैं ये यहाँ के तहसीलदार थे कोई जोशी जी। एसडीएम ने ये तहसील यहाँ दरोगा जो थे वो कोई नरेंद्र सिंह थे गढ़वाल के। तो उन लोगों आए तो एकदम से सारे मेरे कमरे में बैठ गए। तो उन लोगों ने मेरे से सारी जानकारियाँ ली। उसने कहा आप ही इसके सबसे सर्वे सर्वा, क्योंकि आप संघ कार्यालय में रहते हैं, मैं संघ कार्यालय में रहता था। तो तब वो बताने लगे कि आपको जो है अरेस्ट किया जाता है। मैंने कहा क्यों, हमको ये पता भी नहीं था कि इतनी जल्दी इमरजेंसी पार्टी यहाँ भी लग गई, देश में तो लग गई थी। सरकार ने इसे अनुशासन का दौर बताया, लेकिन जनता के लिए यह अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटने जैसा था। माहौल यहाँ तक हो गया कि पुलिस किसी को भी उठा लेती थी। उस समय सरकार ने इन लोगों को बहुत यातनाएं दी
मेरे पति बताते थे कई दिन तक उन्होंने सूरज भी नहीं देखा और ना ही उन्हें नहाने दिया जाता था। जब उनको गिरफ्तार किया तब उनकी परिवार को भी कोई सूचना नहीं दी गई। मेरी सासू माँ ने बताया था कि 10 महीने तक उन्हें पता ही नहीं चला कि मेरा बेटा कहाँ है करके। मेरे पति बताया करते थे कि हम जेल में भूख हड़ताल और अनशन किया करते थे। उनका कहना था कि सरकार के साथ विरोध करने का हमारा यही तरीका था। लेकिन यहाँ से एक नए प्रतिशोध ने जन्म लिया। 21 महीने बाद 1977 में आपातकाल हटा और इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा की, लेकिन जनता ने जवाब दिया और जनता पार्टी की जीत ने इतिहास रच दिया। इस जीत ने यह भी साबित किया कि भारत की जनता अपनी आजादी को कभी बंधन में नहीं रहने देगी। आज की युवा पीढ़ी को किसी वजह से आपातकाल को जानना जरूरी हो जाता है। रिपोर्ट के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से अपने मेहमानों के पास चलते हैं। हमारे साथ श्री भगत सिंह कोश्यारी जी हैं और हमारे साथ श्री प्रेम जी बड़ाकोटी जी हैं। हम बातचीत कर रहे हैं आपातकाल को लेकर, क्योंकि दोनों ही प्रत्यक्षदर्शी हैं। श्री कोश्यारी जी, आपसे आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आपने अभी तक बताया कि किस तरीके से वहाँ पर एक ऐसा आरोप लगा दिया गया जहाँ रेलगाड़ी नहीं थी, वहाँ पटरी उखाड़ रहे थे। उसको इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आज हम 50 वर्ष में भी आपातकाल की बात कर रहे हैं, आज की युवा पीढ़ी को इसे समझना क्यों आवश्यक हो जाता है? देखिए, मुझे लगता है कि आपातकाल देश में फिर कभी ना आए, इसके लिए आपातकाल की कहानी, आपातकाल के अत्याचार और आपातकाल के बाद जिस प्रकार से जनता पार्टी के शासन आया और लोकतंत्र एक बार फिर से जिंदा हो गया, ये भविष्य के लिए, युगों युगों तक के लिए ये जानना बहुत आवश्यक है। और विशेष करके जो नई पीढ़ी है, उस पीढ़ी को इसकी, जैसे हल्दी घाटी, जैसे शिवाजी, जैसे राणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, इनके बलिदान, इनका योगदान, ये आज भी हम इतिहास में याद रखते हैं। मुझे लगता है कि आपातकाल के विरुद्ध जो संघर्ष किया गया और वो एक अद्भुत था, जैसा अभी प्रेम जी आपको बता रहे थे कि लोग, हमारे प्रचारक, हमारे कार्यकर्ता सब बेस बदल करके जाते थे। कोई देखा कि पुलिस वाला पकड़ेगा जिसने कभी सिगरेट नहीं पी है, वो कोट पैंट में सिगरेट पी रहा है, सामने से जा रहा है, तो उनको पता ही नहीं चलता था कि वो यही फला प्रचारक है या फला कार्यकर्ता है। तो इस जब भी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आए तो हमारे नवयुवकों को ये कोशिश करनी चाहिए कि इस देश के अंदर जिस प्रजातंत्र के लिए इतनी लड़ाई लड़ी गई, जिस आज़ादी के लिए इतनी लड़ाई लड़ी गई, उस आज़ादी में यानी प्रेस एकदम ऐसा गुलाम हो गया। अरे केवल, और आपको मैं बताता हूँ एक बड़ी विचित्र बात थी, हम जेल के अंदर थे फतेहगढ़, वो उसमें यूपी की सबसे बुरी जेल मानी जाती थी। उस फतेहगढ़ जेल से मेरा ये अनुभव है और सब कार्यकर्ताओं को भी जो भी जेल के अंदर थे, तो उसमें केवल और केवल इंडियन एक्सप्रेस ऐसा था जो बोल्डली अपने बातों को लिखता था, वरना सारे के सारे जितने मीडिया है वो सब का सब एक प्रकार से समर्पण उसने अपना कर दिया था। तो क्योंकि जो उसमें जरा सा भी बोलता तो फिर उसे जेल हो जाती, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने, हम जेल में उसी की प्रतीक्षा करते थे, आए और हम पढ़े। तो ये इतना भय, इतना डर, तो ये चीज़ सीखने की है उस समय के लोगों से कि भाई कैसे इन लोगों ने बहादुरी के साथ इसको पूरा। अब शुरू में जब जेल हम लोग गए, 5-6 महीने हो गए, तो मेरे साथ जो भी समाजवादी या चरण सिंह जी के साथी कुछ लोग थोड़े बहुत थे, तो वो सब हमसे कहते थे संगवालू ने हमारा बर्बाद कर दिया है, हमको साइबेरिया भेज देगी। तो हम उनको समझाते थे, वो हमसे बड़े थे नेता, लेकिन हम उनको कहते थे नहीं फिक्र मत करो, एक दिन सब छूटेंगे, कोई साइबेरिया नहीं जाएगा। वो इसलिए करते थे क्योंकि हमको ये बताया गया था, संघ के स्वयंसेवकों को, ये संघ का काम ईश्वरीय काम है और हम उस काम को कर रहे हैं, तो हमारा विश्वास था कि ठीक होगा। और कोशिश की गई, विनोबा जी को बीच में डाला गया, उनकी ओर से आचार्य रज्जू भैया ने एक आचार्य कुल बना करके
इंदिरा जी पर प्रेशर डालने का, क्या कि शुरू शुरू में विनोबा जी ने समर्थन कर दिया था कि चलो महाभारत का ये जो है अनुशासन पर्व आ रहा है, ये बोल उनको लगा कि ठीक है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा ठीक नहीं हो रहा, तो उनके सारे सर्वोदय के लोग भी अप्रत्यक्ष रूप से, कुछ प्रत्यक्ष रूप से वो भी इस उसमें आ गए। और एक बहुत ही मैं सोचता हूँ कि वो इतना माइन्यूटली चीज़ों को लिया गया कि जिसकी अभी विश्लेषण 2 मिनट में नहीं हो सकता, उसके विश्लेषण के लिए घंटों चाहेंगे, और शायद उसके विश्लेषण के लिए अनेक पुस्तकें छापनी पड़ेंगी कि आखिर इतना माइन्यूटली कैसे किया गया है कि इंदिरा जी को ही पता ही नहीं लगा कि भाई इतने अत्याचार, इतने उसके बाद इतने प्रतिबंधों के बाद भी अंदर ही अंदर उसमें चलता था व्हिस्परिंग कैंपेन। तो इंदिरा जी बार बार कहती थी ये संघ वाले जो है ये फुसफुस अभियान चलाते हैं, व्हिस्परिंग कैंपेन चलाते हैं। पता ही नहीं लगा कि अंदर ही अंदर मेरे खिलाफ इतना हो गया। वो तो सोचते उनके जो चापलूस थे, अधिकारी थे, नेता थे, वो कहते अरे साहब बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है, ये तो सब खत्म हो गए, दब गए हैं। तो इस ढंग से योजना बनाई गई, यहाँ तक कि उसके इंटेलिजेंस के लोगों को भी, कि उन लोगों ने भी कहा कि नहीं हाँ आप चुनाव करा देने चाहिए। अगर उसको पता होता कि मैं चुनाव में हार जाऊंगी तो कभी चुनाव नहीं कराती वो, है। तो ये तो एक ऐसा चीज़ है कि जिसकी कभी समीक्षा आगे 100 साल बाद होगी तो लोग कहेंगे आखिर ये कौन दिमाग था कि जिसने जो है इंदिरा जी को चुनाव कराने के लिए मजबूर कर दिया, स्वीकार करना पड़ा उनको। तो ये एक प्रकार का बहुत ही संयमित, संतुलित और एक प्रकार से बहुत ही बुद्धि लगा करके, बुद्धिमत्ता का इस प्रकार का काम था कि जिसके कारण से ये इंदिरा जी को चुनाव कराने पड़े। बिल्कुल। प्रेम जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, अगर हम आज के भारत के दौर में बात करें तो क्या कोई कल्पना की जा सकती है आज के भारत के दौर में आपातकाल की? मुझे लगता है कि ये संभव नहीं है, क्योंकि ये मानसिकता का प्रतीक था। मुख्य विषय जिसको आपातकाल हम ये कहते हैं, वो ठीक है कि कोई एक शब्द है, लेकिन कुल मिलाकर वो एक जनतंत्र की हत्या थी। प्रजातंत्र के ने जो अधिकार दिए हैं जनता को, प्रेस को अधिकार दिया है, लोगों को बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, लिखने का अधिकार दिया है, तो इन सब पर प्रतिबंध था। और ये जो सारा आंदोलन था, ये आंदोलन एक प्रकार से जनतंत्र को बचाने की लड़ाई थी जी। इस पर बहुत कुछ लिखा गया, बड़ा साहित्य है। तो आगे आपने प्रश्न भगतदा से पूछा, तो इससे एक संदेश जाता है, समाज में जाना चाहिए कि वो कोई, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध है, अब जैसा कहा कि अधिकांश लोग संघ के स्वयंसेवक कारागार में थे और उनकी बड़ी भूमिका भी थी। जयप्रकाश बाबू के साथ में जो लोग आंदोलन के साक्षी हैं जी, ऐसे अनेक लोग आज हैं, मैं नाम ले सकता हूँ। जी जी। राम बहादुर राय, डॉक्टर महेश शर्मा, गोविंदाचार्य जी, और ऐसे अनेक लोग हैं। नानाजी देशमुख चले गए, लेकिन कुल मिलाकर ये काल दोबारा लौटकर नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए जी। तो क्योंकि आज समाज में जागरूकता बढ़ी है और देश के अंदर एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण आया है। मैं इसमें एक बात और जोड़ दूं जी। गत वर्ष 11 जुलाई को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक, और जिसको राजाज्ञा कहते हैं, जिसको अधिनियम कहते हैं, जी जी, वो निकाला है। उसमें ये कहा है कि 25 जून को हम और प्रतिवर्ष काला दिवस के नाते से, संविधान की हत्या के दिवस के नाते ऐसा करेंगे। उसके पीछे भी अगर कोई उद्देश्य होगा तो वही जागरूकता का उद्देश्य है। समाज को जानकारी होनी चाहिए, और जो लोकतंत्र सेनानी करके एक पूरे देश के अंदर कार्यकर्ताओं ने जो एक छोटी सी समिति गठित की है जी, उसके द्वारा भी ये कहा है कि ये कहीं ना कहीं सिलेबस में आना चाहिए। माने पाठ्यक्रम में, वो कोई सामाजिक विषय के पाठ्यक्रम हो, सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम हो, ताकि
जनतंत्र के प्रति जो जागरूकता है वो बनी रहे। परिस्थितियाँ कौन सी थी, तो क्योंकि वो भयावह था। मैं केवल 21 वर्ष की आयु का था, छोटा ही कार्यकर्ता था जी, लेकिन सब और मैंने भय का वातावरण था। लेकिन समाज ने बहुत सहयोग किया, इस विषय को जोड़ना चाहिए। समाज ने भूमिगत आंदोलन में भी सहयोग किया, कार्यकर्ताओं को सुरक्षा में भी सहयोग किया और सब प्रकार का संरक्षण भी दिया। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही है। सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि आम लोगों की किस तरीके की प्रतिक्रियाएं उस वक्त थी, और पर्वत पीयूष जिसका संचालन उस वक्त हो रहा था और आप जेल में थे, उसके बारे में भी बहुत जानना ज़रूरी है। नहीं, देखिए, जिस ढंग से लोगों को बंद किया गया, मैं विशेष करके आपको कहूँगा कि संघ के कार्यकर्ताओं को जिस ढंग से बंद किया गया, जो संघ के कार्यकर्ता भी नहीं थे, स्वयंसेवक भी नहीं थे, लेकिन वो जानते थे कि संघ कहीं विद्या भारती के माध्यम से, कहीं सहकारिता के माध्यम से और कहीं मजदूरों के क्षेत्र में एक राष्ट्रवाद फैला रहा है, अच्छा काम कर रहा है। तो एक ऐसे लोगों की संघ के प्रति एक मेरे ख्याल से बहुत आस्था बढ़ गई। मैं तो अंदर था, पर बाहर से समाचार आते थे, ये आते थे कि भाई जनता को लगता था कि ये निरपराध आदमी को भेज दिया, ये इतने अच्छे आदमियों को जेल भेज रहे हैं। आपको आज भी बताऊं, मैं हिंदुस्तान के बड़े से बड़े नेताओं से मिला हूँ, मैं पार्लियामेंट में रहा हूँ, तो हमारे कट्टर विरोधी मार्क्सिस्ट एमपी केरल के हों चाहे कहीं के हों, वो भी मुझसे कहते हैं कोश्यारी जी आप प्रचारक रहे थे क्या? यानी उनके अंदर, ये जो संघ के अंदर हमारे प्रचारक लोग हैं जो जीवन दान दे करके राष्ट्र के लिए काम करते हैं, अंदर ही अंदर कहीं न कहीं उनके प्रति श्रद्धा का भाव रहता है। तो इसलिए कुल मिला के समाज ने एक प्रकार से उस बुराई में से जो अच्छी चीज़ निकलती है, इसलिए उसका जो गहन अध्ययन मैंने कहा, उस बुराई में से जो एक अच्छी चीज़ हमारे निकली, वो एक कि हमारे प्रति लोगों की जो सिंपैथी पहले से बढ़ रही थी वो एकदम और अगाध हो गई। और फिर जब जनता पार्टी आई तो जनता पार्टी आते ही उन्होंने सारे जो गलत काम थे उनको ठीक कराया, एक प्रकार से फिर से बोलने की स्वतंत्रता आदि सारी चीज़ों को फिर से वापस लाए। तो उससे आम जनता तो जैसे बेवकूफ़ तो है, ये सब जानती है, जागृत रहती है। तो उन लोगों को लगा कि भाई इन्होंने जो संघर्ष किया है, ठीक है, राजनीति में जनता पार्टी ज़्यादा दिन नहीं चल पाई होगी, लेकिन लोगों को लगा कि नहीं, ये जनतंत्र को बचा सकते हैं और इन पर विश्वास किया जा सकता है। और वो विश्वास बढ़ते बढ़ते आज इतना बढ़ गया कि राजनीति में हमारी विचारधारा के लोग दिल्ली पर 1 बार 2 बार 3 बार शासन कर चुके हैं, कर रहे हैं। तो वो सारा समाज वास्तव में संघ का काम ही समाज को आगे ले जाना है, समाज को लेकर के साथ चलना है। जी जी। तो उस कारण से समाज की सहानुभूति, समाज संघ के लोगों को देखता है, उनका त्याग देखता है, उनका चरित्र देखता है। जी, बिल्कुल। तो एक अप्रत्यक्ष रूप से मैं कहता हूँ कि कभी कभी मैं लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से भी कहता हूँ कि भाई इमरजेंसी ये हमारे लिए ये एक प्रकार से बोन इन डिस्गाइज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, एक प्रकार से बोन इन डिस्गाइज होगा। सारे लोगों को लगा, देखो ये निरपराध इतने अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों, जब छोटा सा जज कह सकता है मेरे को देख करके कि भाई मैं तो रिमांड दूंगा ही नहीं, ये तो बहुत भला आदमी है। तो आप समझ लो कि आम जनता में जो जिनके साथ हम रात दिन काम करते थे, घर घर जा कर के काम करते थे, जिनके सहयोग लेते थे, तो उनकी सिंपैथी बढ़ती गई। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये जो आज आप राम जन्मभूमि देख रहे हैं, दूसरा देख रहे हैं, तीसरा देख रहे हैं, तो लोगों का हमारी ओर, हमारी जो विशुद्ध राष्ट्रभक्ति की बात थी, ये जो समाजवाद, साम्यवाद, इनसे हट करके जो विशुद्ध राष्ट्रवाद है उसकी ओर और लोगों का आकर्षण बढ़ता गया। और इसी कारण से आज प्रधानमंत्री संघ के कार्यकर्ता हैं, प्रचारक हैं, ठीक है नहीं, आज वो उनकी दुनिया में ख्याति है, तो लोग भी अपना सीना फुलाते हैं। विदेश में भी लोग कहते हैं कि अब तो हम सीना फुला के चल सकते हैं। तो ये उस तपस्या और उस गहराई से चीज़ों का मनन चिंतन और वह चरित्र, उसके कारण से मुझे लगता है कि ये जो सब आप बोल रहे हैं, तो उसके कारण से उसका एक ये सुफल भी हमको मिला
अप्रत्यक्ष रूप से सही है। तो एक प्रकार से जनता का भाव, सद्भाव बढ़ता गया। प्रेम जी, क्योंकि उस वक्त आरएसएस को, जैसे सर ने कहा कि दबाने की ये कोशिश की गई, वहीं से इन चीज़ों की शुरुआत हुई थी। और जब बाद में जब परिणाम सामने आते हैं या फिर आज हम मौजूदा वक्त में देखते हैं तो बहुत कुछ बदला हुआ दिखाई देता है। और शायद ये वजह है कि लोगों की जो भावनाएं थी उन भावनाओं के अनुरूप काम करना। अभी आज के इस परिदृश्य में किस तरीके से लोग आपातकाल को जाने भी, और उस वक्त की अगर मैं बात करूँ तो ब्यूरोक्रेसी का जो रवैया था वो किस तरीके का आप लोगों ने देखा देश भर में? इसमें मैं एक बात और जोड़ता हूँ कि ये जो बाद में जनता पार्टी बनी और 77 में चुनाव हुआ, तो वास्तव में इसकी पूरी पृष्ठभूमि ये जेल में ही लिखी गई। माने जो विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग कारागार में थे, ये बात ठीक है कि संघ के स्वयंसेवक, जनसंघ के कार्यकर्ता या विविध संगठनों के लोग अधिक संख्या में थे, लेकिन उसके बावजूद भी अन्य दलों के भी लोग थे। जैसे पुरानी कांग्रेस है, कुछ नक्सलाइट लोग भी थे, कुछ आनंद मार्गी लोग भी थे, और कुछ अन्य सामाजिक लोग थे, जैसे पत्रकार लोग थे, उनका कोई राजनीतिक संबंध नहीं था। लेकिन जब अंदर सब लोग कारागार में थे, क्योंकि कारागार में बाकी और तो कुछ काम होता नहीं है, तो परस्पर चर्चा होती है। लेकिन कारागार की स्थिति भी एक सामाजिक ही स्थिति थी, कैदियों जैसी नहीं थी। और वो संघ के स्वयंसेवकों की जो नित्य प्रति की दिनचर्या है, जो उन्होंने संघ की शाखा में पाठ सीखा है, उसका प्रत्यक्ष प्रकटीकरण कारागार में हुआ। इसका परिणाम ये हुआ कि जब जनता पार्टी बनी और उसमें जब जनसंघ के लोग जीत कर आए, बाकी सब लोग जीत कर आए, तो जनसंघ के लोगों ने अपना कोई क्लेम नहीं रखा। जब प्रधानमंत्री बनाने की बात भी आई तो मुरारजी भाई को, उस समय तो अटल जी भी थे, नाना अनेक लोग थे, आडवाणी जी थे, लेकिन बिल्कुल नहीं। और इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो ये है कि 1980 में जब जनता पार्टी की स्थापना हुई, तो मुंबई में जो अधिवेशन हुआ उसमें जो अटल जी का भाषण है वो इसका एक निचोड़ है। अटल जी ने कहा, देखिए हम कार्यकर्ताओं का समर्पण है, हमने जो 1952 से दिया जलाया था उसको बड़ा विह्वल करने वाला भाषण था। उन्होंने कहा उस दिए को बुझा दिया हमने जिस झंडे को हाथ में लेकर जनसंघ को आगे बढ़ाया उसको हमने दफना दिया, जो जनसंघ नाम था उसको हमने गाड़ दिया, केवल इसीलिए कि सब लोग एक मंच पर के ऊपर आए। और हम बाद में जब जनता पार्टी टूटी भी, उसके बाद भी अटल जी का कहना यह था कि जनता पार्टी को तोड़ने में हमारा कोई हाथ नहीं है। कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा रही होगी, लेकिन कुल मिलाकर इस सारे विषय से एक समर्पण का विषय भी है। और वर्तमान में भी आगे आने वाली पीढ़ी को, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, जी, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन कुल मिलाकर इससे वर्तमान के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी यह प्रेरणा मिलती है इस इतिहास से कि कुल मिलाकर काम प्रधान है, समाज की सेवा प्रधान है। ये कहा गया है कि भाई जैसे दीनदयाल उपाध्याय थे, जी, अब वो चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के बाद में वो प्रवास पर चले गए। उनको कहा गया कि ये आपके यहाँ का बहुल क्षेत्र है, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे आपने चुनाव लड़ने के लिए कहा तो मैं चुनाव लड़ा। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हम कुछ हथकंडे अपनाएंगे राजनीति में तो ये हो सकता है कि मैं जीत जाऊं, लेकिन मेरी विचारधारा हार जाएगी, क्योंकि हमने विचारधारा के कारण से हम राजनीति के अंदर गए। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि ये जो पृष्ठभूमि है इस सारे आपातकाल की, इसकी कोई उपादेयता भी है। यद्यपि एक और आपातकाल काला समय है, लेकिन कुल मिलाकर एक प्रकार से आगे के लिए भी उसमें से कुछ पैमाने तय हुए हैं। बिल्कुल सर, और वक्त इतना ही। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया दूरदर्शन की ओर से। ठीक है रविंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने बातचीत की आपातकाल पर, और बहुत अच्छी बात ये थी कि हमारे साथ दोनों प्रत्यक्षदर्शी भी थे जिन्होंने इस बात को बताया कि किस तरीके से आपातकाल का वो दौर था। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।